हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनैलिटी के बारे में, और ये वीडियो होने वाली है थर्ड पार्ट होगा ये चैप्टर 2 का। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, 5 फैक्टर मॉडल, या इसे क्या बोलते हैं, द बिग 5 फैक्टर मॉडल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें ओपननेस टू एक्सपीरियंस के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। These traits distinguish people who are imaginative, curious, and open to new ideas from those who are conventional and rigid। मतलब कि क्या, एक तो वो पर्सन होते हैं जो कौन से होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, क्यूरियस रहते हैं, या न्यू आइडियाज जानने के लिए इच्छुक रहते हैं या क्यूरियस रहते हैं। और दूसरे कौन से आते हैं, जो कन्वेंशनल होते हैं और रिजिड होते हैं, मतलब इसके बिल्कुल अपोजिट। आइए अब एग्जांपल देखते हैं। ए स्टूडेंट हु एक्टिवली सीक्स आउट इलेक्टिव कोर्सेज इन सब्जेक्ट्स दे नो नथिंग अबाउट लाइक एस्ट्रोनॉमी और एंशियन हिस्ट्री जस्ट टू ब्रोडन देयर होरिजन्स। मतलब कि क्या है कि कोई स्टूडेंट है, वो क्या करता है, ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज करता है जो उसने कभी पढ़े ही ना हो या उसके बारे में उसे बिल्कुल भी नॉलेज ना हो। उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे क्या करना था, अपनी नॉलेज को और ज्यादा ब्रॉड करना था, या नई नॉलेज को क्या करना था, उसे गेन करना था। अब देखिए सेकंड क्या है इसमें, एक्स्ट्रा वर्जन। एक्स्ट्रा वर्जन में क्या आता है, दिस डिस्क्राइब द डिग्री टू विच अ पर्सन इज सोशली एक्टिव, असर्टिव एंड आउटगोइंग। आप एक्स्ट्रा वर्जन को ये समझ सकते हैं कि ये कौन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट पीपल। कौन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट पीपल होते हैं जो क्या रहते हैं, सोशली एक्टिव रहते हैं, असर्टिव रहते हैं, और क्या रहते हैं, आउटगोइंग रहते हैं। अब एग्जांपल देखिए क्या इसमें, ए पर्सन हु फील energized after attending a large party and usually the first to start a conversation with a stranger in a waiting room। अब क्या है कि कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, किसी भी पार्टी को, लार्ज पार्टी को अटेंड कर रहा है, और उसमें वो क्या करे, कन्वर्जेशन स्टार्ट करे किसी भी अननोन के साथ, किसी भी वेटिंग रूम में। तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा वर्जन होगा, उसे क्या बोलेंगे, एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे। थर्ड देखिए क्या है, एग्रीएबलनेस। अब इसमें क्या होता है, दिस ट्रेस कैटेगराइज्ड पीपल हु आर कोऑपरेटिव, हेल्पफुल एंड फ्रेंडली। इसमें कौन से पर्सन्स आते हैं जो क्या होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसे हम, अ टीम मेंबर हु कॉन्सिडेंटली हेल्प्स कलीग्स विद देयर वर्कलोड एंड अवॉइड्स ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट्स टू एंश्योर हार्मोनियस वर्किंग एनवायरनमेंट। अब क्या है, इसमें एक कलीग है या कोई इंप्लॉय है या एक मेंबर है टीम का कोई, वो क्या करता है, अपने कलीग्स की हेल्प करता है वर्कलोड ज्यादा होने पर, और क्या करता है, वर्क में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो वाद विवाद होते हैं, उनसे उन्हें क्या करता है, सुलझाता है, या फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना कर रखता है। अब अगला देखेंगे क्या है, न्यूरोटिज्म। इसमें क्या होता है, दिस रिफ्लेक्ट्स इमोशनल इंस्टेबल। इसमें कौन बच्चे आते हैं या कौन पर्सन आते हैं जो क्या रहते हैं, इमोशनल स्टेबल नहीं रहते हैं, या जिनकी आप ये लगा लीजिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या रहती है, कम रहती है। हाई स्कोर्स आर ऑफन एंग्सियस, इरिटेबल एंड इजीली अपसेस्ड। क्या इनका क्या नहीं रहेगा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, ये जल्दी क्या हो जाएंगे, एंग्सियस हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, और इजीली क्या हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, एन इंडिविजुअल हु बिकम्स एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड एंड कैन नॉट स्टॉप वरिंग फॉर डेज आफ्टर रिसीविंग ए माइनर पीस ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एट वर्क। अब क्या है कि कोई बंदा है, ठीक है, वो कोई काम कर रहा है, ओके, और उसके काम पर किसी ने क्या कर दिया, एक कमेंट पास कर दिया या क्रिटिज्म कर दिया उसके वर्क पे, कि उसे काम अच्छे से करना नहीं आता, या वो जो भी काम करता है गलत कर देता है, या किसी भी काम को क्या करता है, धीरे धीरे करता है। तो वो क्या करेगा, उसके बारे में क्या करेगा, ज्यादा ही स्ट्रेस लेगा, या उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचेगा। तो ये क्या है, वो इमोशनली स्टेबल नहीं है। फिफ्थ देखेंगे क्या है, कॉन्साइंटियसनेस। अब इसमें क्या रहता है, These identifies
पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड, डिपेंडेबल एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड। अब इसमें कौन से पर्सन आते हैं जो क्या रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, डिपेंडेबल रहेंगे और अचीवमेंट ओरिएंटेड रहेंगे। मतलब जो क्या कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ या कोई भी काम करने से पहले क्या करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं इस चीज को, अचीवमेंट को पाने के लिए। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, अ स्टूडेंट हु कीप्स अ डिटेल्ड प्लानर, क्या है, एक स्टूडेंट क्या है, एक डिटेल्ड प्लानर है जो क्या करता है, स्टार्ट देयर फाइनल प्रोजेक्ट वीक्स इन एडवांस एंड नेवर मिसेस अ डेडलाइन। क्या, बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, तो उसने क्या किया, पहले ही स्टार्ट कर दिया, कुछ वीक पहले ही उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया ताकि जो डेडलाइन दी गई है वो उसे ना चूके। तो ये क्या होगा, कॉन्साइटियसनेस। अब ये जो 5 फैक्टर है ना, जो 5 फैक्टर मॉडल में, ये 5 फैक्टर जो है, आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं, OCEAN, ठीक है। ओशियन के उस पे क्या याद रख सकते हैं, जैसे उसे क्या होगा, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी से क्या रहेगा, कॉन्साइटनेस, ई से क्या रहेगा, एक्स्ट्रावर्जन, ए से क्या रहेगा, एग्रीएबलनेस, और एन से क्या रहेगा, न्यूरोटिज्म। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखिए सेकंड क्या है, साइकोडायनेमिक अप्रोच लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये किसने दी है, साइकोडायनेमिक अप्रोच, ये दी है सिगमंड फ्राइड ने। किसके द्वारा दी गई है, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है, जिन्होंने क्या किया है, कंपेयर किया है किसको, ह्यूमन माइंड को। किसको कंपेयर किया है, ह्यूमन माइंड को टू एन आइसबर्ग। किसके माइंड को क्या बताया है, ह्यूमन माइंड को क्या बताया है, एक आइसबर्ग बताया है। आप ऐसे लगा लीजिए, क्या है ये, आइसबर्ग है, ठीक है, ये क्या है, पानी है, जो क्या मतलब आइस ऊपर भी रहेगी और नीचे भी। तो इस माइंड को कैसे बताया है, ऐसे आइसबर्ग बताया है। ही डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। अब क्या किया है इन्होंने, कॉन्शियसनेस को कितने भागों में बांट दिया है, 3 भागों में या 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले कौन सा रहेगा, कॉन्शियस। अब कॉन्शियस क्या रहता है, द थॉट्स एंड फीलिंग्स वी आर करंटली अवेयर ऑफ। क्या, जो थॉट्स रहेंगे या जो फीलिंग्स रहेंगे जिनके बारे में हम क्या रहेंगे, जागरूक रहते हैं, अवेयर रहते हैं, तो वो किस में आता है, कॉन्शियस में आता है। अब सेकंड कौन सा है, प्री कॉन्शियस, मेंटल एक्टिविटी दैट इज नॉट करंटली बट कैन बी इजिली ब्रॉट टू अवेयरनेस। क्या, वे एक्टिविटी जो क्या है, हम करंटली तो उसके लिए अवेयर नहीं है, पर क्या उन्हें इजीली क्या कर सकते हैं, दोबारा अवेयरनेस में ला सकते हैं। कॉन्शियस कौन सी रहेंगी, जिनके बारे में हम अवेयर रहेंगे। प्री कॉन्शियस कौन सी रहेगी, हम उसके बारे में अवेयर नहीं है, पर हम क्या अगर चाहें तो उसे इजीली क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस में ला सकते हैं। थर्ड कौन सी है, अनकॉन्शियस। अब अनकॉन्शियस में कौन सी आएगी, अ डीप रिजर्वियर ऑफ इंस्टिंक्टिव ड्राइव्स एंड repressed memories that we cannot access easily। अब क्या, ये वे मेमोरीज है जो क्या है, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, बट विच हैवली इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। पर ये जो मेमोरीज रहती हैं, ये क्या करती है, हमारे बिहेवियर को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, अब एग्जांपल के साथ समझेंगे हम इन तीनों को, किनको, कॉन्शियस को, प्री कॉन्शियस को और अनकॉन्शियस को। अब देखिए क्या है, यू आर करंटली अवेयर दैट यू आर रीडिंग दिस टेक्स्ट। अब क्या, मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूं, तो आप क्या है, इस अवेयर है ना इस चीज से, तो ये किस में आएगा, कॉन्शियस में आएगा। अगला देखिए, यू माइट नॉट बी थिंकिंग ऑफ योर होम एड्रेस बट यू कैन रिकॉल इट इंस्टेंटली। क्या, अब मैं पढ़ाते वक्त क्या आप अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, या जो दूसरे थॉट नहीं सोच रहे हैं, पर अगर आप उन्हें सोचना चाहें, जैसे इसमें अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपका होम एड्रेस बताओ, तो आपको एकदम रिकॉल कर सकते हो ना उस मेमोरी को, तो वो किस में आएगा, प्री कॉन्शियस में। किसमें, प्री कॉन्शियस में। अगला देखिए क्या है, एन एक्सीडेंटल स्लिप ऑफ द टंग that reveals a hidden dislike for someone
कम्स फ्रॉम द अनकॉन्शियस। अब देखिए, आप इसे एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका कोई फेवरेट टीचर है और दूसरा कोई और टीचर है या जो आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है या तो क्या कर रहे हैं आप, एक टीचर के सामने, अपने फेवरेट टीचर के सामने क्या दूसरे टीचर के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं कि उन्हें पढ़ाना नहीं आता है, या जो आपकी मेमोरीज दबी हुई है उन्हें एकदम से बता देते हैं। तो वो क्या है, हिडन चीजें उन्हें क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कौन सी हिडन वाली में कौन सी आती है, अनकॉन्शियस में। ठीक है, अब थर्ड देखिए क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। अब इसमें क्या कुछ आता है, इड, ईगो और सुपर ईगो। पर्सनैलिटी इज गवर्न्ड बाय थ्री कॉम्पिटिंग फोर्सेस। कौन कौन सी है वो, इड है, ईगो है और सुपर ईगो है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, इड के बारे में। इड क्या होता है, ऑपरेट्स वन ऑफ द प्लेजर प्रिंसिपल, इट सीक्स इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स। अब ये किस चीज पे ऑपरेट करता है या फोकस किस चीज पे रहेगा इनका, ये जरूर ध्यान रखेंगे, किस चीज पे, प्लेजर पे बेस्ड रहेगा। किस पे, प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड रहेगा। इसमें क्या रहता है कि आपको कोई चीज चाहिए तो चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, ईगो में क्या रहेगा, ऑपरेट्स ऑन द रियलिटी। किस चीज पे फोकस करेगा, रियलिटी प्रिंसिपल पर फोकस करेगा। इट डायरेक्ट्स द इट टू सेटिस्फाई नीड इन सोशल एक्सेप्टेबल वेज। ओके, अगला कौन सा है, सुपर ईगो। ये किस चीज पे बेस्ड रहेगा, ये बेस्ड रहेगा मोरालिटी पर या मोरल वैल्यूज पर। इट रिप्रेजेंट द इंटरनलाइज्ड रूल्स ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी। ये क्या शो करता है, रूल्स को शो करता है जो किसके द्वारा, पेरेंट्स या सोसाइटी के द्वारा बताए गए हैं। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आपको क्या ये तीनों चीजें समझ में आए, इड के बारे में, ईगो के बारे में और सुपर ईगो के बारे में। एग्जाम्पल देखिए क्या है, यू सी अ वॉलेट ऑन द ग्राउंड। आपने क्या, एक वॉलेट देखा ग्राउंड पे। योर आईडी, योर इड क्या, वॉन्ट्स टू टेक द मनी इमीडिएटली। क्या, अगर आपने क्या किया, अगर आपने क्या सोचा कि पैसा ले लेता हूं, तो आप किस चीज पे काम किया आपने, या उस टाइम पे क्या क्या यूज हुआ, इड यूज हुआ, जो किस चीज पे बेस्ड था, प्लेजर पे बेस्ड था। मनी का आप क्या करेंगे, यूज ही करेंगे, तो किस चीज पे बेस्ड हो गया, प्लेजर पे बेस्ड। योर सुपर ईगो टेल्स यू दैट स्टीलिंग इज अ सिन। आपकी सुपर ईगो क्या बोल दे अगर कि चोरी करना क्या है, एक पाप है, क्या है, एक पाप है, तो वो क्या होगा, सुपर ईगो। अगर क्या आप डिसाइड करें कि उसके अंदर कोई आईडी है या नहीं, या कॉन्टैक्ट नंबर है या नहीं ओनर का, या फिर आप क्या कर दे, उसे हैंड ओवर कर दे पुलिस को, तो वो किस चीज पे बेस्ड हो गया, रियलिटी पे बेस्ड हो गया। तो इसमें आपने किस चीज का यूज किया है, ईगो का यूज किया है। आप एक और एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, जैसे कि क्या है, रेड लाइट हो रखी है, ठीक है, रेड लाइट हो रखी है। अगर आप क्या करें, रोड पे क्या है, कोई पुलिस वाला भी खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस वाला भी खड़ा है, लेकिन आप क्या करें, रेड लाइट होने के बावजूद और पुलिस वाला होने के बावजूद भी क्या कर दे, क्रॉस कर दे, रेड लाइट को तोड़ दे और चले जाए। तो उस टाइम पे आपने प्लेजर पे काम किया, कैसे, अपने प्लेजर का, प्लेजर पे काम किया, प्लेजर पे फोकस था, तो वो कौन सा में आएगा, इड में आएगा। ठीक है, अगर आपने क्या किया, रेड लाइट थी और पुलिस वाले को देखकर रुक गए, तो आपने क्या देखा, रियलिटी देखा कि क्या है, पुलिस वाला है वहां पर, तो आपने क्या नहीं किया, रोड को क्रॉस नहीं किया। ऐसे ही अगर आपने क्या, रेड लाइट देखा और पुलिस वाले को, अगर और क्या, पुलिस वाला भी वहां नहीं था और फिर भी क्या क्या नहीं किया आपने, रोड को क्रॉस नहीं किया, तो इसमें क्या आपने मोरलिटी का यूज किया है ना, कि पुलिस वाला ना होते हुए भी रूल को ब्रेक नहीं किया, तो ये क्या हो गई, सुपर ईगो। ठीक है, आया समझ में, आगे देखेंगे। अब क्या है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहले आएगा रिप्रेशन, फिर प्रोजेक्शन, देन रेशनलाइजेशन। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, रिप्रेशन के बारे में। क्या होता है, दिस इज व्हेन एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स और मेमोरीज आर पुश्ड डाउन इनटू द अनकॉन्शियस, so the person is no longer aware of them। अब क्या हुआ
कि जब एंजाइटी की, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी आ रही थी, वे थॉट्स या मेमोरीज क्या चले जाएं आपके, पुश डाउन कर दी जाए किस, कौन सी मेमोरी में, अनकॉन्शियस वाली में, सबसे लास्ट वाली में, जिससे पर्सन क्या नहीं है, अवेयर नहीं है। अवेयर नहीं रहेगा ना, सीधी सी बात है। अनकॉन्शियस में तो वो चीजें आती हैं जो हमें याद नहीं रहती है, ठीक है। तो वो थॉट्स और मेमोरी किस में चले गए, अनकॉन्शियसनेस में चले गए, जिसकी वजह से हम उन थॉट के बारे में अवेयर या उन मेमोरीज के बारे में अवेयर नहीं रहे, जिनकी वजह से हमें क्या आती थी, एंजाइटी आती थी। तो उसे क्या बोलते हैं, रिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ए पर्सन हु वॉज इन्वॉल्व इन ए स्कैरी कार एक्सीडेंट एज ए चाइल्ड, जब बच्चा था तो उसका क्या हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था। हैव नो मेमोरी ऑफ द इवेंट इटसेल्फ, कोई मेमोरी नहीं है फिलहाल, बट इट फील्स एन अनएक्सप्लेन्ड सेंस ऑफ पैनिक व्हेनेवर दे हैव टू ड्राइवन अ हाईवे। क्या, लेकिन जब वो ड्राइव करता है किसी भी हाईवे पर, तो इमीडिएट क्या उसे पैनिक महसूस, या सेंस को क्या पैनिक महसूस होने लग जाता है। तो ये क्या है, एक रिप्रेशन है। अब देखिए प्रोजेक्शन क्या रहेगा, इन दिस मैकेनिज्म people attribute their own unacceptable traits or desire onto others। क्या, अब इसमें क्या करता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पीपल क्या करेगा, अपने एट्रीब्यूट्स को, जो क्या है अनएक्सेप्टेबल हैं, उन्हें क्या करेगा, दूसरों पर थोप देगा, ठीक है। जो आपके क्या है अनएक्सेप्टेबल ट्रेड्स है या डिजायर्स है, वो क्या करते हैं, कोई पीपल खुद वाले ट्रेड्स क्या करे, दूसरों पर थोप दे। आप एग्जांपल के साथ समझेंगे इसे। अच्छा एग्जांपल देखिए क्या है, ए पर्सन हु इज वेरी अनट्रस्टवर्दी एंड फ्रीक्वेंटली लाइज। क्या, एक व्यक्ति है जो क्या है, भरोसे लायक नहीं है और वो क्या करता है, हमेशा झूठ बोलता रहता है। मे कॉन्स्टेंटली एक्यूज देयर फ्रेंड्स और पार्टनर ऑफ बीइंग डिसऑनेस्ट एंड स्नीकी, ठीक है। और वो क्या करे कि ऐसा बोल दे कि मैं झूठ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त है ना, जो वो ईमानदार नहीं है और क्या है, बहुत ज्यादा चालाक है, इसलिए मुझे क्या बोलना पड़ता है, उनके सामने झूठ बोलना पड़ता है। तो उसने क्या किया, अपनी झूठ बोलने की गंदी आदत को दूसरे पर थोप दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन। आगे देखिए थर्ड कौन सा है, रेशनलाइजेशन। इसमें क्या रहता है, दिस इन्वॉल्व making up logical socially acceptable excuse for behavior that is actually unacceptable or driven by irrational motives। अब इसमें क्या होता है, जब क्या आप लॉजिकली सोशली एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज ऑफ बिहेवियर दैट इज एक्चुअली अनएक्सेप्टेबल और ड्रिवन बाय इरेशनल मोटिव्स। आप इसे एग्जांपल के साथ समझिए। क्या है कि ए पर्सन हु स्पेंड देयर एंटायर मंथली सेविंग्स ऑन अ लग्जरी वॉच। क्या, कि एक पर्सन ने क्या किया, अपनी पूरी मंथ की सैलरी को एक वॉच पर स्पेंड कर दिया। दे डोंट नीड माइंडली जस्टिफाइड इट सेइंग इट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट विल सेव माई मनी इन द लॉन्ग रन बिकॉज आई विल नेवर नीड अनदर वॉच। तो अब वो क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है उस चीज को, जो उसने गलत किया उसको क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। जो मतलब उसका बिहेवियर था अनएक्सेप्टेबल, उसको क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है कि मैंने ये वॉच क्यों खरीदी, क्योंकि मेरे को और ज्यादा वो चीज की जरूरत नहीं है, और ये क्या है, एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब देखिए सिगमंड फ्राइड ने जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, उसमें कितनी स्टेजेस दी गई हैं, तो इसमें टोटल है 5 स्टेजेस। तो सबसे पहली स्टेज कौन सी है, ओरल स्टेज। ये कब से कब तक रहती है, ये रहती है 0 to 18 मंथ्स। अब देखिए इस ओरल स्टेज में क्या होता है, द इन्फेंट्स प्लेजर इज फोकस्ड ऑन द माउथ। जो बच्चा रहता है, नवजात रहता है, जो उसका वो प्लेजर किस चीज पे फोकस रहता है, माउथ पे, जैसे कि बाइटिंग करना, सकिंग करना या चीविंग करना। अब एग्जांपल देखिए, एन इन्फेंट हु कॉन्स्टेंटली पुट्स देयर थंब, टॉयज और ब्लैंकेट्स इन देयर माउथ। बच्चा क्या करता है, थंब को या टॉयज को या ब्लैंकेट्स को क्या अपने मुंह में डालता है। सूद देमसेल्फ एंड एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड, और क्या करता है, एक्सप्लोर करता है अपने वर्ल्ड को। सेकंड स्टेज देखिए कौन सी स्टेज है, एनल स्टेज। ये कब से कब तक रहती है, 18 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक। तो इस स्टेज में क्या होता है,
द फोकस ऑफ द प्लेजर शिफ्ट टू एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। अब क्या, पहले जो फोकस था प्लेजर का वो किस चीज पे फोकस था, माउथ पर, अब किस पे शिफ्ट हो जाता है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट पर। दिस इज द पीरियड ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग। इसे क्या, टॉयलेट ट्रेनिंग का पीरियड भी बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ए टोडलर फीलिंग अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड प्रेज फ्रॉम पेरेंट्स आफ्टर सक्सेसफुली यूजिंग द पोटी फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या कि जब बच्चा क्या टॉयलेट करना या पोटी करना फर्स्ट टाइम सीख लेता है या खुद से करता है, तो उसे क्या, पेरेंट से क्या मिलता है, प्रेज मिलता है, क्या मिलती है, प्रशंसा मिलती है। नेक्स्ट स्टेज देखिए कौन सी है, थर्ड स्टेज है फेलिक स्टेज। ये कब से कब तक रहती है, 3 से लेकर 6 साल तक। अब इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन बिकेम अवेयर ऑफ देयर बॉडीज एंड द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। इसमें बच्चा क्या जागरूक हो जाता है, किस चीज के लिए अवेयर हो जाता है, कि वो डिफरेंस करना सीख जाता है किसमें, मेल्स एंड फीमेल्स में। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अ यंग बॉय हु बिगिंस टू आइडेंटिफाई विद द सेम सेक्स पेरेंट। अब इसमें ओडिपस और इलेक्ट्रा के बारे में भी आता है इस स्टेज में, फेलिक स्टेज में। ओडिपस का मतलब क्या रहता है, जब क्या हो, कोई भी लड़का अपने अपोजिट सेक्स, मतलब कोई मेल अपने किसके, मदर के थ्रू क्या अट्रैक्ट महसूस करे, ऐसे ही क्या कोई भी फीमेल क्या हो अपने डैड के प्रति अट्रैक्शन महसूस करती है। तो उसमें क्या होता है कि अपोजिट सेक्स के प्रति हम क्या करते हैं, अट्रैक्शन महसूस करते हैं। अगला देखिए कौन सी है, लेटेंसी स्टेज। ये कब से कब तक रहती है, 6 ईयर से लेकर प्यूबर्टी तक। अब इसमें देखिए क्या आता है, सेक्सुअल अर्ज एंड अर्ज आर सप्रेस्ड। जो ये सेक्सुअल अर्ज होती है वो क्या सप्रेस्ड हो जाती है। अब इसका फोकस किस चीज पे शिफ्ट हो जाता है, द चाइल्ड एनर्जी इज चैनल्ड इनटू सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। अब सेक्सुअल अर्ज किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस चीज पे ट्रांसफर हो जाती है, सोशल एक्टिविटीज पर या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज पर। क्योंकि आपको भी पता होगा ना कि 5 से 6 साल का बच्चा क्या स्कूल जाने लग जाता है, और स्कूल जा रहा है तो सीधी सी बात है वो सोशल इंटरेक्शन भी करेगा, कम्युनिकेट भी करेगा अपने पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ। एग्जाम्पल देखिए क्या है, a 9-year-old child who is completely focused on playing football, joining the scout and making friends, showing very little interest in romantic relationship। अब क्या कि बच्चे ने स्कूल ज्वाइन कर लिया है तो वो क्या फुटबॉल खेल रहा है, ज्वाइन कर रहा है स्काउट्स को, दोस्त बना रहा है और क्या इंटरेस्ट दिखा रहा है डिफरेंट रिलेशनशिप्स में। तो वो क्या सीख रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है और कम्युनिकेशन सीख रहा है, और वो क्या बन रहा है, एक सोशल एनिमल या ह्यूमन बीइंग। फिफ्थ स्टेज देखिए कौन सी है, जेनिटियल स्टेज। अब ये कब से कब तक रहती है, ये प्यूबर्टी से ऑनवर्ड रहती है। दिस इज द स्टेज ऑफ मैच्योर सेक्सुअल डेवलपमेंट। इस स्टेज को क्या बोला जाता है, मैच्योर सेक्सुअल डेवलपमेंट भी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, वेयर द इंडिविजुअल सीक्स टू सेटिस्फाई नीड्स इन अ सोशल एक्सेप्टेबल वे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, अ यंग एडल्ट एंड entering into a committed, caring and long-term romantic relationship based on mutual respect and shared good। क्या जब भी कोई क्या एक यंग एडल्ट किसमें एक रिलेशनशिप में जाता है, कमिटेड में या लॉन्ग टर्म रोमांटिक रिलेशनशिप, जो किस चीज पे बेस्ड रहती है, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बेस्ड रहेगी, और क्या किसी गोल पर बेस्ड रहेगी। अब कुछ अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सी अप्रोच है, पोस्ट फ्राइडियन अप्रोच। ठीक है, तो इसमें क्या है, द लेटरल थ्योरिस्ट नियो फ्राइडियन शिफ्ट द फोकस फ्रॉम सेक्सुअल एनर्जी टू सोशल एनवायरनमेंट एंड फ्यूचर गोल्स। जैसे कि आपने अभी पढ़ा, जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी वो किस चीज पे बेस्ड थी, सेक्सुअल एनर्जी पे बेस्ड थी, सेक्सुअल एनर्जी पे बेस्ड थी। पर जो फ्राइड के बाद जो अप्रोचेस दी गई वो किस चीज पे शिफ्ट कर दी गई, सोशल एनवायरनमेंट पर और फ्यूचर गोल्स पर। तो सबसे पहले किसने बोला है, कार्ल जंग्स ने इनके एम्स क्या बताए हैं या एस्पिरेशंस क्या बताई हैं। सबसे पहले, ही बिलीव्ड वी आर ड्राइवन बाय आवर फ्यूचर गोल्स एज मच एज आवर पास्ट गोल्स। इनका मानना है कि हम क्या करते हैं, ड्रीवन करते हैं हमारे फ्यूचर गोल्स के साथ साथ कौन से, पास्ट गोल्स भी। ठीक है, दोनों के साथ।
ही इंट्रोड्यूस द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इन्होंने क्या बोला है, किसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है किन्होंने, कार्ल जंग ने। शेयर्ड इनहर्टेड मेमोरीज आर्चीटाइप्स। अब एग्जांपल के साथ समझेंगे। द यूनिवर्सल फियर ऑफ द डार्क और द रिकरिंग हीरो फिगर इन मूवीज आर एक्सप्रेसिंग ऑफ आर्चीटाइप्स। अब क्या है कि आप पास्ट में देखोगे तो किसको, डार्क को एज ए किसका सिंबल माना गया है, फियर का सिंबल माना जाता था। पर फ्यूचर में क्या है या प्रेजेंट में क्या चल रहा है कि जब भी कोई हीरो आता है तो उसे किस में दिखाया जाता है, डार्क में दिखाया जाता है ना। तो क्या किया इन्होंने, पास्ट को और फ्यूचर को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अगला देखिए कौन है, कैरेन होर्नी, ऑप्टिमिज्म। अब इन्होंने क्या बोला है, सी चैलेंज फ्राइड व्यू ऑफ वुमेन एंड आर्ग्यू दैट साइकोलॉजिकल हेल्थ कम्स फ्रॉम ग्रोथ। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने फ्राइड के वुमेन जो व्यू था उनका, फ्राइड का जो वुमेन व्यू था, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, सिर्फ मेल्स का यूज किया है, फीमेल्स का यूज किया ही नहीं है अपनी किसमें, डेवलपमेंट थ्योरी में। तो इनका मानना क्या है, कैरेन होर्नी का मानना क्या है कि साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो कहाँ से आती है, कम्स फ्रॉम किस चीज से आती है, हमारी ग्रोथ से आती है। सी फोकस ऑन बेसिक एंजाइटी कॉज्ड बाय डिस्ट्रीब्यूट चाइल्डहुड रिलेशनशिप। क्या एंजाइटी किस वजह से भी हो सकती है, हमारा जो बचपन बीता है या जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड चाइल्डहुड था उसकी वजह से भी हमें एंजाइटी हो सकती है। एग्जाम्पल के साथ समझिए, ए चाइल्ड हु फील्स नेग्लेक्टेड मे डेवलप ए पर्सनैलिटी स्टाइल ऑफ मूविंग टूवर्ड पीपल बिकमिंग ओवर डिपेंडेंट टू फील सेफ। अब क्या कि कोई बच्चा है वो कैसा फील करता है, नेग्लेक्टेड फील करता है, तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसा डेवलप करेगा पर्सनैलिटी स्टाइल में जिसमें वो क्या करेगा, दूसरों की तरफ मूविंग टूवर्ड पीपल, या दूसरों से कनेक्ट होने की, दूसरे पीपल से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा ताकि वो कैसा फील सेफ कर सके, ना कि नेग्लेक्टेड फील करे। अगले देखिए कौन है, अल्फ्रेड एडलर, लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट। ही बिलीव्ड ह्यूमन बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड। इनका मानना क्या है कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है वो कैसा रहता है, गोल डायरेक्टेड रहता है। एंड दैट वी आर स्ट्रगल विद एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब एग्जाम्पल के साथ समझिए, ए चाइल्ड हु इज फिजिकली वीक मे वर्क वेरी हार्ड टू बिकम ए ग्रेट एथलीट टू कंपनसेट फ्रॉम देयर फीलिंग ऑफ वीकनेस। अब कोई एथलीट है, वो क्या करता है, फिजिकली वीक है पर वो क्या कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, किस चीज के लिए, ताकि वो अपनी कमजोरी को दूर कर सके। ठीक है, अगले साइकोलॉजिस्ट कौन है, एरिक फ्रोम, द ह्यूमन कंसर्न। ही व्यूड ह्यूमन एज सोशल बीइंग हु डिजायर फ्रीडम एंड जस्टिस। इनका मानना क्या है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक सोशल बीइंग है जो जिसकी डिजायर क्या रहती है, फ्रीडम और जस्टिस। अब देखिए एग्जांपल, इन अ लार्ज कोल्ड सोसाइटी अ पर्सन माइट फील आइसोलेटेड एंड जॉइन ए कम्युनिटी ग्रुप टू फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड मीनिंग। अब क्या है, कोई इंडिविजुअल है और किसी कोल्ड सोसाइटी में अकेला रहता है तो क्या महसूस कर सकता है, आइसोलेटेड महसूस कर सकता है, और वह अकेलापन महसूस करेगा तो क्या करेगा, किसी और कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन करेगा ताकि उसे क्या अकेला महसूस ना हो। अगला देखिए कौन है, एरिक एरिक्सन, सर्च फॉर आइडेंटिटी। ही proposed 8 stages of development emphasizing the social crises at each stage। इन्होंने किसके बारे में बताया है, सोशल क्राइसिस के बारे में बताया है। और जो इन्होंने डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं, कितनी दी हैं, 8 स्टेजेस दी हैं। इन्होंने इसके बारे में बताया है सभी स्टेजेस में क्या कोई ना कोई सोशल क्राइसिस आती है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, एन एडोलसेंट ट्राइंग आउट डिफरेंट कैरियर पाथ एंड हॉबीज इन द स्टेज ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। क्या कि जो बच्चा है वो क्या करता है, डिफरेंट पाथ्स को या हॉबीज को डिस्कवर करता है ताकि वो क्या कर सके, अपनी आइडेंटिटी को पा सके या अपनी आइडेंटिटी को पहचान सके या खुद को ट्रू सेल्फ को जान सके।
अब देखिए कौन सी अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच। अब इसमें क्या होता है, दिस अप्रोच फोकसेस ओनली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ये जो अप्रोच है किस चीज पे फोकस करती है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर, एंड हाउ दे आर लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। और हम कैसे लर्न करते हैं, किसके थ्रू, हमारे इंटरेक्शन के थ्रू विद इन इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल देखिए क्या है, ए चाइल्ड बिगिंस टू हेल्प विद हाउस होल्ड कोर्स बिकॉज एवरी टाइम दे डू देयर पेरेंट्स गिव देम वर्बल प्रेजेस और अ स्मॉल ट्रीट पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, बिहेवियर अप्रोचेस में दो चीजों का यूज किया जाता है, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का। किस चीज के लिए, या तो बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए या किसी रिपीटेड बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि बच्चा क्या करता है, अपने पेरेंट्स की मदद करता है क्या, घर के काम करवाने में, हाउस होल्ड वर्क करवाने में, ताकि पेरेंट्स क्या करें, उसका वर्बल प्रेज करें और क्या दें, ए स्मॉल ट्रीट, या कोई गिफ्ट दें या कोई ट्रीट दें। ठीक है, अगला देखिए कौन सा है, कल्चरल अप्रोच। अब कल्चरल अप्रोच में क्या होता है, दिस व्यू argues that personality is an adaptation to the ecology and cultural demands of the society one lives in। अब इनका मानना क्या है, ये पर्सनालिटी क्या होता है, इज एन पर्सनालिटी क्या है, एक अडेप्टेशन है इसमें इकोलॉजी में एंड द कल्चरल डिमांड्स, इस चीज को पूरा करने के लिए, कल्चरल डिमांड को पूरा करने के लिए, किस चीज की, सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं। एग्जाम्पल के साथ आप अच्छा समझेंगे क्या इसमें, इन मैनी ट्राइबल सोसाइटी सच एज द बिरहोर। कौन सी सोसाइटी के बारे में बात किया गया है, ट्राइबल सोसाइटी के बारे में। बिरहोर ये कहाँ की है, झारखंड की है, जिसमें चिल्ड्रन आर एनकरेज टू द इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस फ्रॉम ए यंग एज बिकॉज देयर ट्रेड्स आर नेसेसरी फॉर ए हंटिंग एंड गैदरिंग लाइफस्टाइल। अब इसमें इस जनजाति में क्या किया जाता है कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही, यंग एज से ही कैसा इंडिपेंडेंट रहना या ऑटोनोमस रहना सिखाया जाता है। क्योंकि इसमें क्या, बच्चे या स्टार्टिंग से ही क्या, इसमें क्या किया जाता है, खाना पाने के लिए, खाना खाने के लिए क्या किया जाता है, हंटिंग की जाती है। ठीक है, गैदरिंग की जाती है। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है कि यंग बच्चों को ही क्या बनाया जाता है, इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस। तो इस थ्योरी में या इस अप्रोच में यही बताया गया है कि हम क्या, कैसे अडेप्ट करते हैं सोसाइटी के थ्रू। अगली देखिए कौन सी अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब इसमें क्या रहता है, लेड बाय कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। ये किसने दी है, कार्ल रोजर्स ने और अब्राहम मैस्लो ने। इस अप्रोच में क्या है, is positive and focused on the idea that humans have a natural drive towards self actualization। अब क्या दे रखा है इसमें कि ह्यूमंस में क्या रहती है, एक नेचुरल ड्राइव रहती है जिसमें वो क्या करते हैं, अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कार्ल रोजर्स टॉक अबाउट द आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ क्या होता है, हु वी वांट टू बी, जो हम क्या बनना चाहते हैं। एंड द रियल सेल्फ क्या होता है, who we actually are। रियल सेल्फ क्या है, जो हम हैं। इफ ए स्टूडेंट वांट्स टू बी अ पोइट, आइडियल क्या बनना चाहता है, वो पोइट बनना चाहता है, बट इज फोर्स्ड टू स्टडी मेडिसिन, पर उसे फोर्स किया गया पेरेंट्स के द्वारा कि वो क्या पढ़े, मेडिसिन के बारे में पढ़े। तो जो रियल है वो फिलहाल क्या पढ़ रहा है, मेडिसिन के बारे में। द गैप बिटवीन द टू क्रिएट्स अनहैप्पीनेस, अचीविंग हार्मनी बिटवीन द टू लीड्स टू ए फुल फंक्शनिंग पर्सन। अब क्या कर रहा है वो, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि क्या कर सके, वो एक फुल्ली फंक्शनल पर्सन बन सके। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।